हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पाई 2 दिन, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तबीयत आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करने पाए और आप लोगों को सही समय पर वीडियो मिलती रहे। वन मोर थिंग, संडे को मैंने लाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो लाइव नहीं हो पाया। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई किया जाएगा, या अगर उससे पहले भी कुछ करता हूँ आप लाइव तो आपको इंटीमेशन ज़रूर मिल जाएगा। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज के कोर्स में मैंने आपको पहले बताया था, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसल टर्म्स की। जैसा कि हमने बेसल टर्म्स पढ़ा था, अब बेसल टर्म्स में कुछ टर्म्स आए थे, जैसे कैपिटल कंजर्वेशन बफर की आज हम बात करेंगे। ओके, फिर बात करेंगे हम एनएसएफआर की बात करेंगे। फिर और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सीसीवाईबी क्या है, कैपिटल कंजर्वेशन मतलब साइक्लिक बफर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर लेवरेज रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर तब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का, इसमें 3500 से एबव बच्चे हैं। आप इससे जुड़िए और अपनी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग IBPS RRB PO क्लर्क स्केल 2 या 3, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। क्विज़ कराने की कोशिश हो रही है और क्विज़ चल भी रहे हैं। अगर आप क्विज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस के क्विज़ होते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नो, प्रेप टास्क हमारा चैनल है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी ये सारे टर्म्स हैं बेसल 3 के, ये एक्चुअली है क्या, इन सब के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं बताऊँ कि हमारे फैमिली में, हम सब की फैमिली में मदर फादर क्या करते हैं, सेविंग्स को रखते हैं। ओके, एक सेविंग को इकट्ठा करते हैं, या कहें कि सेविंग बनाते रहते हैं, और उस सेविंग को क्या करते हैं, एक बुरे समय पर उसे लगाते हैं, ताकि उसका मतलब जो भी लॉस हमें होने वाला था वो कम से कम हो या ना हो। ठीक है, जो भी मतलब कहें कि कोई आपत्ति आ जाती है तो हम उस फंड का यूज़ कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम उस फंड का कंजर्वेशन करके रख रहे हैं ताकि बुरे समय पे हम उस फंड को यूटिलाइज़ कर सकें और एक झटके से बच सकें। यही कॉन्सेप्ट जो है वो बेसल 3 ने, मुझे लगता है कि इंडियन फैमिलीज़ को देख करके बेसल 3 ने उठा लिया। और उसमें क्या कहा गया है कि बैंकों को चाहिए कि वो अपने समय में कुछ कंजर्वेशन को रखें। ओके, ये कंजर्वेशन फिर आगे चलकर अपने बुरे समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंजर्वेशन आप बहुत अच्छे समय में हैं तो आप कंसीडर करें, उनको भी रखें। तो ऐसे ऐसे करके फिर क्या हुआ, ये जो कंजर्वेशन होता है इनकी अलग अलग वैरायटी थी। यही अलग अलग वैरायटी इनको अलग अलग नाम दे देती है। ओके, पूरा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कोर कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे अलग अलग टर्म्स को, अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग टर्म्स दे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। नो, पहला पार्ट आता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये क्या है, देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेसी से ही क्लियर होगा, पर्याप्तता। कैपिटल की इतनी पर्याप्तता हो कि आप बुरे समय में फंसे नहीं। ठीक है, तो कैपिटल की पर्याप्तता होनी चाहिए, लेकिन किसके रिगार्डिंग, रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर के रिगार्डिंग। कहने का मतलब, जो आप क्रेडिट कर रहे हो, जो आप लोन दे रहे हो किसी को भी, जो आप लोन देते हो, ओके, आपने लोन दे दिया किसी को, तो ये आपका कितना बड़ा रिस्क है उसको देखते हुए आपको एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना होगा। ठीक है, एक कहें तो हम कैपिटल रखना होगा आपको अपने पास। जो आप लोन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको कैपिटल अपने पास रखना होगा, उसके रिस्क को देखते हुए, उसके रिस्क एक्सपोजर को देखते हुए। दैट वाज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसी को हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, या हम कहें दूसरे शब्दों में इसे हम एक और नाम देते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। रिस्क के हिसाब से कैपिटल को रख लिया गया, इसी को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बोलते हैं। नाउ अब देखिए क्या कह रहा है कि ये किसके काम आता है, ये काम आता है फाइनेंशियल सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में एक एफिशिएंटली, एक स्टेबल वे में और एफिशिएंटली चलाने में।
ओके। नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में दो तरह के रेशियो होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका टीयर 1 कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल के बारे में। तो वही चीज़ है कि क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल होता है और एक होता है टीयर 2 कैपिटल, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल क्या चीज़ होती है भाई, आपको मैंने पहली स्लाइड में क्लास 2 में बताया हुआ है आपको। टीयर 1 कैपिटल जो होता है वो आपका जो भी शेयर कैपिटल्स होते हैं, ओके, या हम कहें कि जो पेड अप कैपिटल्स होते हैं उनको हम टीयर 1 कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, टीयर 2 कैपिटल क्या होते हैं, टीयर 2 कैपिटल्स वो कैपिटल होते हैं आपके, क्या होते हैं टीयर 2 कैपिटल्स, टीयर 2 कैपिटल्स आपके जैसे कि आपके लाइबिलिटीज़, ठीक है। टीयर 2 कैपिटल्स जैसे बॉन्ड्स हो गए, डेट्स हो गए, ये जो होते हैं ये आपके टीयर 2 कैपिटल्स होते हैं, ओके। नाउ इसमें आपके लाइबिलिटीज़ और भी क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी आपके लाइबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से टीयर 1 कैपिटल आपको दिख गया, टीयर 2 कैपिटल दिख गया। नाउ टीयर 1 कैपिटल क्या करता है भाई, टीयर 1 कैपिटल करता है एब्जॉर्ब लॉसेज फ्रॉम ट्रेडिंग। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब टीयर 1 कैपिटल क्यों रखा जाता है, टीयर 1 कैपिटल सिर्फ कहेंगे ना कि ये वाला जो पैसा होगा हम इसमें लगाएंगे, अगर ये दिक्कत आती है तो ये वाला पैसा हम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे, ये वाला पैसा हम थोड़ी सी इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। इस तरह से यहाँ भी डिवीज़न है टीयर 1 कैपिटल के, अगर ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए रखा जाता है, ताकि वहाँ पे कोई अगर लॉस हो तो हम उसे लगा दें और ट्रेडिंग के लॉस से बच सकें, या कहें कि ट्रेडिंग में हुई परेशानियों को हम सॉल्व कर सकें। और इसी तरह टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, जब वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाए तब हम टीयर 2 कैपिटल को लगाएं और वहाँ से बच सकें और क्या कहें कि एब्जॉर्व कर सकें हम उस लॉस को। आगे देखते हैं फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में आगे क्या है। नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक को एनफ कुशन चाहिए, ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्व कर सके क्या चीज़, रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस को, जो उनको लॉस हो रहा है उसको वो एब्जॉर्व कर सके बिफोर दे बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब इंसॉल्वेंट होने से पहले वो उस लॉस को एब्जॉर्व कर ले, यानी कि उन्हें इंसॉल्वेंट ना होना पड़े। नाउ इसका एक फॉर्मूला है, क्या है देखिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कार का क्या फॉर्मूला है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, ओके। टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। नो ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, फिर प्रॉब्लम यहाँ है कि टीयर 1 कैपिटल तो समझ लिया सर, टीयर 2 कैपिटल भी समझ लिया और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी समझ लिया, फिर ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है, चलिए देखते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है भाई। तो RW क्या है आपका, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मस्ट बी हेल्ड बाय बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्हें रखना होगा ताकि जो भी लॉस होने वाला है, ठीक है, वो ना हो, ठीक है ना, दैट मस्ट बी इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट ना होने पाए, ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट होगा आपका। जैसे अगर हम बात करें रिस्क वेटेड एसेट को, ऐसे समझिए कि अगर हम इस एग्जांपल को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस एग्जांपल में आपको मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट को भी एक्सप्लेन करना है, मॉर्गेज को भी एक्सप्लेन करना है, तो बहुत चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि सपोज़ कीजिए एक लोन जो है वो आपको एक कहें कि मंत्री को, या कहें कि किसी नेता को लोन देना है, ओके। सपोज़ कीजिए किसी विधायक को लोन देना है, और दूसरा लोन आपको किसी सैलरीड पर्सन को देना है, ओके। तो दोनों का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, इसका रिस्क ज़्यादा है, इसके रिस्क का वेट ज़्यादा है, ठीक है, और इसके रिस्क का वेट कम है, क्यों, क्योंकि सैलरी से हम कम कवर कर लेंगे इसके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिस्क RWA जो है वो इसके में ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। अब RWA का मतलब समझ में आया, इसका रिस्क वेट ज़्यादा है, क्या चीज़ का, इसके एसेट का, इसका तो एसेट है नहीं, ये बैंक का एसेट है, यानी कि जो लोन देते हैं हम उसे हम एसेट कहते हैं बैंक के लिए, तो ये बैंक का एसेट है जिस पर रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क वेटेड एसेट्स, ओके। आई होप आप समझ में आया होगा आपको। सैलरीड पर्सन में रिस्क वेटेड एसेट कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जिसका जितना रिस्क होगा उसके हिसाब से आप उसके लिए उसका कैपिटल रखेंगे, ओके। नाउ आगे देखते हैं, तो आई होप रिस्क वेटेड एसेट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ अब व्हाट इज, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। अब
अब कैपिटल कंजर्वेशन बफर की बात करते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, देखिए एक चीज़ और बतानी रह गई मुझे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में एक चीज़ मुझे बतानी रह गई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टियर 1 टियर 2 कैपिटल होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो टारगेट है वो 12.9% है। ओके, अभी जो टारगेट चल रहा है कि आपको 12.9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना है। किसका रखना है? आपको मैंने बताया RWA का रखना है। ओके, ये जो परसेंटेज होता है ये रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो 12.9% जो है वो किसका रखना है? RWA का रखना है। नाउ टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल कितना रखना है? मिलाकर के है ना। तो टियर 1 कैपिटल देख लीजिए, वेट अ मिनट, हाँ टियर 1 कैपिटल देखिए टोटल आपका 12.9% रखना है, जिसमें से टियर 1 कैपिटल आपका कितना होना चाहिए? 10.5% होना चाहिए। ओके, और रेस्ट ऑफ देम 2% आपका टियर 2 कैपिटल होना चाहिए। ओके, चलिए ये बात बताना ज़रूरी था आपको। आगे देखते हैं। रिस्क वेटेड एसेट मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर पे। देखिए हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, कभी कभी दे देगा कि ऐसा चीज़ है तो बताइए कैपिटल कंजर्वेशन बफर है या काउंटर साइक्लिक कंजर्वेशन बफर है, समझेंगे उससे भी। देखिए कैपिटल कंजर्वेशन बफर, अब ये क्या होता है? देखिए अपने अच्छे समय में आपने कुछ कैपिटल कंजर्व कर लिया, ठीक है, तो उसे हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर बोलते हैं। बहुत आसान भाषा में, ठीक है। ना देखिए थोड़ी लाइनें भी देख लेते हैं हम। क्या है ये नया कॉन्सेप्ट है किसका? बेसल 3 का। नो, मैंने आपको बताया अच्छे समय में ड्यूरिंग गुड टाइम्स मस्ट बिल्ड अ कैपिटल बफर। एक कैपिटल बफर को आप बिल्ड कीजिए अपने अच्छे समय में। क्यों करना है? क्योंकि आप अपने बुरे समय में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो अभी आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी तो यही करना था, बुरे समय में इस्तेमाल करना था। बिल्कुल सही, लेकिन चूंकि ये एक एक्स्ट्रा कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है वो एक एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो हमको कार को डिस्टर्ब किए बगैर हम इसमें से सीसीबी में से इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा? हमें कार को नहीं डिस्टर्ब करना पड़ेगा और मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए गुड टाइम्स में अगर हमने सेव कर लिए तो बुरे दिन में हम सीसीबी का इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें कार को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कैपिटल कंजर्वेशन का रिक्वायरमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का रिक्वायरमेंट 12.9%। ओके, और सीसीबी का रिक्वायरमेंट क्या है? सीसीबी का रिक्वायरमेंट 2.5% है। नाउ एक चीज़ और देखिएगा, ये क्या है? एबव द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो आप मेंटेन करेंगे ही। वेट मिनट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो आप मेंटेन करेंगे ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा सीसीबी को भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको 12.9% मेंटेन करना है और सीसीबी आपको 2.5 मेंटेन करना है। इसका ये भी RWA का होगा और ये भी RWA का होगा। ओके, रिस्क वेटेड एसेट का 2.5% आपको सीसीबी में मेंटेन करना है। कब? जबकि आप अच्छे समय में हो, लेकिन जब अच्छे समय होंगे तो 2.5% मेंटेन करना है। नाउ कार में क्या है आपका? 12.9% करना है आपको RWA में। ओके, RWA का ये मुझे लगता है अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये कैपिटल कंजर्वेशन अलग करना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अलग करना है और कैपिटल कंजर्वेशन बफर अलग करना है, दोनों को रखना है। नाउ आगे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको बताया सेविंग फॉर द फ्यूचर है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, और ये लॉस से आपको बचाता है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो इसलिए मिनिमम कैपिटल को हम वॉयलेट किए बगैर जो भी लॉसेस होंगे उनसे हम निपट सकेंगे। नाउ सीसीबी को एक फेज मैनर में मेंटेन करना है, ठीक है, जैसे 0.625% मेंटेन करना है हर साल। कब से? 1 जनवरी 2016 से। नाउ फाइनल फेज जो था वो थोड़ा डीले हो गया और उसे 31 मार्च 2020 कर दिया गया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या सीसीबी अगर हम मेंटेन नहीं करें तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी? इज देयर एनी पेनल्टी? अगर हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर को नहीं मेंटेन करें तो कोई पेनल्टी लगेगी? तो देखिए इसका आंसर है नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बेसल 3 ने इंडिविजुअल कंट्री पे ये छोड़ रखा है कि अगर आप चाहें तो इसे मेंटेन करें और ना चाहें तो मेंटेन ना करें, ठीक है। लेकिन
क्योंकि वर्ल्ड में अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए और दूसरे बैंकों से, दूसरे सेंट्रल बैंकों से अपना एक स्टेटस बनाए रखने के लिए, बराबरी बनाए रखने के लिए हमें मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पेनल्टी नहीं लगती। ठीक है, चलिए अब इसको एक थोड़ा सा मैं ग्राफिकल वे में आपको बताना चाहता था कि सपोज़ कीजिए ये बैंक की एक कहें तो क्रेडिट हिस्ट्री को, एक तरह से क्रेडिट हिस्ट्री का चार्ट समझिए इसे। और कभी क्या होता है, कभी बहुत अच्छे समय होते हैं, कभी बहुत दिन बुरे होते हैं, कभी अच्छे समय होते हैं, कभी बुरे। यानी कि एक अच्छा समय होता है, एक अच्छे समय का पीक होता है और एक वीक टाइम का पीक होता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या था कैपिटल कंजर्वेशन बफर में कि जब आपके अच्छे समय चल रहे हैं, ओके, जब आपके अच्छे समय चल रहे हैं तब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2.5% उठा करके इसको रख लेंगे, यहाँ पे 2.5% उठा के रख लेंगे। कहाँ पर रख लेंगे? सीसीबी में। ओके, फिर क्या करेंगे, जब आपके बुरे समय चलेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, ऐसे ये काम करेगा कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ऐसे काम करता है। आई होप अब आपको पूरी तरह से कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं ये फिर काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्या होता है। ये भी देखिए नया टर्म है ना। काउंटर साइक्लिक कैपिटल कंजर्वेशन बफर, मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस लेके चलूँगा। सीसीबी को इधर रखते हैं और सीसीवाईबी, ओके, सीसीवाईबी से इसको डिनोट करते हैं काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर को, और सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर को डिनोट करते हैं। तो सीसीबी और सीसीवाईबी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर भी यही कहता है कि आप अपने अच्छे समय में एक और बफर क्रिएट कीजिए और उस बफर में भी पैसा इकट्ठा कीजिए। नाउ डिफरेंस क्या है, देखिए काउंटर साइक्लिक बफर में आपको 2.5% मेंटेन करना है और सीसीवाईबी में आपको 0 से लेकर के 2.5% बफर को मेंटेन करना है ड्यूरिंग गुड टाइम्स। इसको हम कहेंगे कि सिर्फ गुड टाइम्स में, ओके, मतलब अगर थोड़ा भी अच्छा समय चलता है तो आपको सीसीबी मेंटेन कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब आपका वाकई में बहुत अच्छा समय चल रहा है तो आप 0 से लेकर के 2.5% तक मेंटेन कर सकते हैं। कहने का मतलब सपोज कि गुड टाइम चल रहा है, आपका गुड टाइम चल रहा है तो आपने सिर्फ 1% मेंटेन किया, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए बहुत अच्छा समय आ गया तब आपने 2.5% मेंटेन कर लिया। फिर सपोज कीजिए कि अभी लग रहा है कि सिर्फ अच्छा समय चल रहा है तो हम सीसीबी ही खाली मेंटेन कर सकते हैं, तो आपने 0% इसमें मेंटेन किया। यानी कि सीसीबी और सीसीवाईबी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आप बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है कि अच्छे समय में दोनों को करना है, दोनों RWA का ही करना है, यानी कि रिस्क वेटेड एसेट का ही जो परसेंटेज है वही उसी के परसेंटेज में इसको भी रखना है आपको, बस, और कुछ नहीं डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, नाउ एक चीज़ और बता दूं आपको, वन मोर थिंग एक रह गई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है, ओके, वो पेमेंट का और स्मॉल बैंक का कितना होता है भाई? वेट अ मिनट, ये उनके लिए है जो मेरे साउथ इंडियन भाई लोग हैं। तो पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक, ओके, पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक के लिए ये कितना है? 15% है। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मल बैंक के लिए कितना था, एक वेट मिनट, ये कहें कि PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये 12.9% था, ओके, लेकिन पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक के लिए कितना है? 15% है, ओके। वेट अ मिनट, तो पेमेंट और स्मॉल बैंक के लिए कितना है? ये 15% है। यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पेमेंट और स्मॉल बैंक के लिए 15% है, उन्हें 15% मेंटेन करना है। अच्छा भाई, ये तो 15% मेंटेन करना है, तो फिर सीसीबी कितना मेंटेन करना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर? ये भी सीसीबी भी आपको 15% मेंटेन करना है, ओके। वेट अ मिनट, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर सॉरी पेमेंट और स्मॉल बैंक के लिए। आगे चलते हैं। नाउ लेवरेज रेशियो की बात करते हैं अब, ठीक है। आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का क्लियर हो गया होगा, सीसीबी और सीसीवाईबी का क्लियर हो गया होगा। अब हम लेवरेज रेशियो की बात करते हैं।
थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन वीडियो में साथ में बने रहिएगा, नहीं तो एक भी चीज़ स्किप हो गई तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। तो कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपने जिस किसी ग्रुप में भी आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इस वीडियोस को शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि मैं भी इस मोटिवेशन के साथ आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। चलिए देखते हैं फिर लेवरेज रेशियो को। लेवरेज रेशियो क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले proportion of debts that a company has compared to its equity और capital, अपने इक्विटी और कैपिटल के हिसाब से उसका जो डेप्ट्स का प्रपोर्शन होता है उसी को हम लेवरेज रेशियो कहते हैं। आई होप अभी नहीं समझ में आया होगा, आपको नहीं समझ में आया। चलिए देखते हैं। तो लेवरेज रेशियो क्या है? डेप्ट और इक्विटी का जो रेशियो होता है उसको हम लेवरेज रेशियो कहते हैं एक नॉर्मल भाषा में। नाउ लेवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब ये होगा कि डेप्ट उतना ही ज़्यादा है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे तो अब आपको ज़रूर समझ में आएगा। सपोज कीजिए एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, ओके। इस कंपनी ने और इन दोनों को कलेक्ट करना है 20,000 रुपीज़ किसी पार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए या कहीं की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बी ने 10,000 लगाया अपना रुपया, ठीक है। ए ने भी 10,000 लगाया, लेकिन वेट, 10,000 लगाया तो ओके, लेकिन इसमें से क्या था कि इसका खुद का 5,000 था, ठीक है, और इसने 5,000 जो है वो बैंक से ले लिया, ठीक है ना। 5,000 इसने बैंक से ले लिया। तो क्या होगा? अब हुआ क्या कि इसका जो प्रॉफिट हुआ उसमें से जो इसे मिलेगा वो क्या होगा? इसके 5,000 तो खुद के हैं। सपोज कीजिए इन दोनों को 10,000 का 20,000 का इसको प्रॉफिट हो गया, तो इसमें से 10,000 जो इसको मिला ये तो इसका नेट प्रॉफिट है 10,000, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ? इसके प्रॉफिट का हाफ, क्योंकि इसको 5,000 लौटाना भी है, ओके। यानी कि ये जो 5,000 हुआ जो इसने बैंक से लिया, इससे हम कहते हैं कि इसका लेवरेज है। थोड़ा एक बार क्लियर करते हैं। ए बी, ओके, इसने जो लिया वो 5,000 और इसने सीधे 10,000 लगाया भाई, और इसने 5,000 एक बैंक से लिया हुआ है, ठीक है, और एक इसने खुद अपनी तरफ से लगाया है। अब इन्होंने कितना लगाया? 20,000 लगाया। नाउ अब ये रहा, इसको हम क्या कह देंगे? लेवरेज। ये इसका लेवरेज हो जाएगा, यानी कि इस कंपनी का 5,000 लेवरेज है। यानी कि लेवरेज जितना ज़्यादा होगा उधारी उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये बैंक से उधार लिया है, 5,000 ही नहीं लौटाना होगा, 5,000 के साथ प्लस इसको इंटरेस्ट भी लौटाना होगा। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर से 1,000 अगर इसको इंटरेस्ट में लौटाना है तो 6,000 तो इसने लौटा दिया, 4,000 इसका सिर्फ प्रॉफिट हुआ और इसको सीधा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये लॉस है, ओके। इसमें क्या होता है, कभी कभी कंपनी ज़्यादा गेन करती है और कभी कभी कंपनी कुछ गेन नहीं कर पाती है, इवन वो कंपनी सॉल्वेंट हो जाती है। आगे देखते हैं लेवरेज रेशियो। अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचा होगा, आपको लेवरेज रेशियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, चलिए। नाउ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी कंजर्वेशन रेशियो होता क्या है आखिर। नाउ देखिए, कम से कम समय में, ठीक है ना, यानी कि लिक्विडिटी कंजर्वेशन रेशियो ये कहता है कि हर बैंक को आने वाले 30 दिनों का, ठीक है, आने वाले 30 दिनों का अनुमान लगाना चाहिए, ठीक है, कि बैंक जो है वो अगले 30 दिनों में, बैंक को जो अगले 30 दिन हैं उसमें कितने की ज़रूरत पड़ने वाली है उसको, ठीक है, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और फिर क्या होगा, वो जो मतलब जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो पैसा बैंक के पास लिक्विड फॉर्म में रखा रहना चाहिए, ताकि अगर आकस्मिक ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो उस पैसे को वो यूज़ कर सकें। नाउ ये क्या किस लिए है? ये है आपका 30 डेज़ के लिए, ठीक है। यानी कि एक बार और मैं इसको समराइज में बोलूँ कि हर बैंक को 30 दिन का अनुमान लगाना चाहिए कि आने वाले 30 दिन में कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पैसा बैंक को खुद अपने पास पहले से ही रख लेना चाहिए, ताकि अगर
भाई नॉर्मल चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ इशू आ गया तो वो पैसा हमने यूज़ कर लिया और फिर हमें लॉस नहीं हुआ, या कहें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम किसी तरह से किसी भी स्ट्रेस से नहीं गुजरे। यही चीज़ है आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ओके, यहाँ देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अमाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि हाईली लिक्विड जो भी रहे उसे रखना है आपको, यानी हाईली लिक्विड क्या होता है, हाई लिक्विड आपका मनी होता है। ओके, यानी कि सीधा सीधा पैसा ही उठा के रख लेना है आपको, ठीक है। और टोटल अपॉन टोटल नेट कैश फ्लो अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 दिन का नेट कैश फ्लो आपको पता करना है और उसे रख लेना है, तो 30 दिन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके रख लेना है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए एक बैंक है ABC, उसके पास हाई क्वालिटी जो लिक्विड एसेट है वो $55 मिलियन है। ओके, और $35 मिलियन जो है उसने एस्टिमेट लगाया कि हमें 30 दिन के स्ट्रेस पीरियड में $35 मिलियन चाहिए। तो क्या होगा, LCR कैसे निकाल लेंगे, तो LCR का हम निकालेंगे 55 मिलियन अपॉन 35 मिलियन, 55 मिलियन अपॉन 35 मिलियन, और ये जो रेशियो निकला वो क्या निकला 1.57, या हम कहें कि 157%। यही इसका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होगा। ओके, और ये क्या करेगा, ये मतलब मीट कर रहा है बेसल 3 के नॉर्म्स को, दैट्स इट। तो ये चीज़ थी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आई थिंक इसमें भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। अगर कोई किसी भी स्लाइड में या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं आगे। नाउ अब बात करते हैं नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो की। अब नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या है, देखिए नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ये कहता है कि बैंक को फंडिंग जो करनी चाहिए वो स्टेबल एरिया में करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रोफाइल पे उन्हें बैंकों को नहीं जाना चाहिए और उन्हें स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस करना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए कि उनको आने वाले 1 साल में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल को, या कहें कि रिलेशन, अच्छा एक चीज़ और थी इसी में है, मेंटेन, वेट अ मिनट, हाँ, बैंक्स टू मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल। स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल को मेंटेन करना चाहिए, अभी आपको बताया, इन रिलेशन टू ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट के साथ साथ अभी तक जो आप देखते आ रहे थे, देखिए अभी तक जो आप देखते आ रहे थे वो क्या था, वो डायरेक्ट रिलेशन था किसी भी फंडिंग से, या किसी भी जो मतलब बैंक जो डायरेक्ट रिलेशन था, यानी कि जो उनके बैलेंस शीट में होता था उससे उनका डायरेक्ट रिलेशन था। ओके, अब जो आ रहा है, अब ये कह रहा है कि नहीं, आपने बाकी सब तो कर लिया, तो अब हमें ऑफ बैलेंस शीट पर भी ध्यान देना होगा। यानी कि अब जो होगा, स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल मेंटेन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ऑफ बैलेंस शीट को भी देखना होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको कि ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है सर, चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। NSFR क्या है, NSFR रिक्वायर्स बैंक्स टू फंड देयर एक्टिविटीज़ विद स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको बताया स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस को उन्हें मतलब फंड करना है, तो उसी को हम नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कहेंगे। मतलब ऐसी जगह जहां आप स्टेबल फाइनेंस करते हैं तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो होगा इन रिलेशन टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मिनिमम कितना NSFR रिक्वायरमेंट है, दैट इज 100%। ओके, तो अब एक चीज़ और जो कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि LCR जो है वो 30 दिनों के स्ट्रेस पीरियड को दूर करता है, और NSFR जो है वो 1 साल के स्ट्रेस पीरियड को दूर करता है। अब अलग अलग तरीके हैं इनको दूर करने के, NSFR का अपना तरीका है और LCR का अपना तरीका है। नाउ अब बात करते हैं, चलिए ये ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है। ओके, ऑफ बैलेंस शीट को समझते हैं। नाउ ऑफ बैलेंस शीट नाम से ही क्लियर है कि ये बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में ये अपीयर नहीं होता, लेकिन ये होता है एसेट एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये एसेट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी होता है। इनडायरेक्टली ये एसेट एंड लायबिलिटीज़ होता है कंपनी का। नाउ अब थोड़ा और क्लियर होगा जब आप ऐसे ऑफ बैलेंस शीट के आइटम्स को समझ लेंगे कि आखिर लिखा गया जाता है फिर ऑफ बैलेंस शीट में। पहली चीज़ जानिए, सपोज कीजिए ये बैलेंस शीट है, हमने इसमें नहीं लिखा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं लिखते हैं लेकिन अंडरस्टूड होता है कि हाँ भाई ये भी तो है, कुछ
कुछ और चीज़ें तो हैं, तो हम उनको अलग से एक नोटपैड पे या कहें कि एक नोटिस बोर्ड पे लिख लेते हैं, या कहें कि एक नोट स्लिप पे कहीं छुपा के रख लेते हैं कि हाँ भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो ठीक उसी तरह से हम इसे बैलेंस शीट में नहीं लिखते, लेकिन ये हमारा एसेट एंड लायबिलिटी होता है। तो क्या है वो ऑफ बैलेंस शीट का, जैसे जो गारंटी इशू करता है, देखिए ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन सब के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बाद में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको भी क्यों मतलब ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे कि इसमें LC भी आता है, ठीक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट भी आता है, उसको भी हम ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं एक सिंपल में कि ऑफ बैलेंस शीट क्या आइटम्स होते हैं इसमें। देखिए, गारंटी जो इशू किया जाता है किसके, स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पे या मार्केट मेकर्स के बिहाफ पे जो बैंक गारंटी इशू कर देता है, वो होता है आपका ऑफ बैलेंस शीट। कहने का मतलब क्या है, ऑफ बैलेंस शीट में उसे लिखते तो नहीं है क्योंकि वो गारंटी दे दी गई हो, और होता क्या है कि जब गारंटी दे दी गई अगर सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आता ही नहीं प्रॉब्लम नाउ। लेकिन जब बिगड़ जाती है बात, ठीक है, जब बात बिगड़ जाती है, स्टॉक ब्रोकर्स की जो गारंटी है वो टूट जाती है, तो ये गारंटी किसको पूरी करनी पड़ती है, बैंक को पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जब बैंक अगर इसको रिलेशन में NSFR के रिलेशन में नहीं रखेगा, ओके, NSFR के रिलेशन में अगर बैंक ऑफ बैलेंस शीट को देख रेख करके नहीं चलेगा, तो फिर क्या होगा, अचानक से ये गारंटी जो वायलेट होगी, सपोज़ कीजिए बहुत ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर को दे रखा है, तो ये क्या होगा, ये गारंटी टूटेगी तो उनके पास एक बाय एक बहुत भार आ जाएगा, गारंटी को ही वो पूरा नहीं कर पाएंगे, उसी का पैसा देते रह जाएंगे। तो इसको देखने के लिए या कहें कि इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए NSFR में ऑफ बैलेंस शीट को जोड़ा गया। ठीक है, NSFR में कहा गया कि भाई इन रिलेशन टू ऑफ बैलेंस शीट के रिलेशन के साथ आपको ये देखना होगा। क्यों, क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट में भाई गारंटी होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम कमिटमेंट कर देते हैं कि हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एसेट ट्रांजैक्शन में। अब यहाँ भी क्या होगा कि अचानक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ गई, बैंक ने प्रोवाइड कर दिया, बैंक के पास खुद ही लिक्विडिटी नहीं बची, क्योंकि भाई ये तो ऑफ बैलेंस शीट है, इसे तो हम लिखते नहीं हैं, ये तो आकस्मिक कभी भी ज़्यादा पड़ सकता है। तो इसलिए NSFR रहा जो आपका ऑफ बैलेंस शीट को भी देखता रहेगा। तो चलिए, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आज के हर एक कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, परेशान मत होइएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसी वीडियोज़ लेता रहूँ। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।